नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 12th सीजी के बच्चों को अगस्त माह का असाइनमेंट दिया गया है, जो फर्स्ट यूनिट्स में से लिया गया है और गुडविल में से लिया गया है। तो उनमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका मैं आज आप लोगों को गाइडलाइंस करने जा रहा हूं कि किस प्रकार आपको थ्योरी का आंसर लिखना है और न्यूमेरिकल का आंसर किस प्रकार से आपको असाइनमेंट में बना करके देना है। सर्वप्रथम आप असाइनमेंट बनाएंगे तो आप लोगों को सबसे पहले फ्रंट पेज में आप असाइनमेंट्स अगस्त माह का असाइनमेंट का पूरा शीर्षक रहेगा आपका छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, विषय और माह और असाइनमेंट का नंबर्स और साथ में पूर्णांक, और आप अपना नाम लिखेंगे। आप अपना नाम, अपना रोल नंबर और क्लास, सेक्शन और आपके विषय शिक्षक का नाम, संपूर्ण जानकारी आप फ्रंट पेज में आप नेट से कॉपी निकाल करके लिख सकते हैं। और आप आंसर देंगे तो सभी का आंसर आपको कंप्लीट देना है, आधा अधूरा आंसर आपको नहीं देना है। आपको जितने अंक पूछे गए हैं उस अंकों के आधार पर शब्द सीमा को ध्यान में रख करके आपको असाइनमेंट अपने तैयार करने हैं। तो हम देखते हैं कि आज का असाइनमेंट हमारा अकाउंट्स का जो असाइनमेंट है, आपका असाइनमेंट नंबर 1 2021-22 अगस्त महीने का क्लास 12 सीजी अकाउंटेंसी। आपको 20 अंकों के हैं। 2 प्रश्न इसमें आपको पूछा गया है 4-4 अंकों के, और 2 प्रश्न पूछे गए हैं आपको 6-6 अंकों के। 2 आपके इसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स है और 2 आपको इसमें क्या पूछा गया, थ्योरिकल प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न पूछा गया आपको साझेदारी संलेख का अर्थ एवं उद्देश्य समझाइए और इनकी सामान्य बातों में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो साझेदारी संलेख का उद्देश्य होता है किसी भी साझेदारी संस्था के द्वारा अपने भविष्य में होने वाले लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी व्यवसाय को संचालित करने हेतु जो निश्चित नियमों और सिद्धांत तैयार किए जाते हैं, उसके लिए इनके बीच में आपस में परस्पर रूप से एक संलेख तैयार किया जाता है, एक समझौता तैयार किया जाता है। ये समझौता लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लेकिन भविष्य में होने वाले विवाद से बचने के लिए इनका आपस में जो समझौता है, एग्रीमेंट है, डीड है, वे साझेदारी विलेख है, वो क्या होना उचित है, लिखित होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में जो भी इनके बीच में समस्या आए, प्रॉब्लम आए, तो उस साझेदारी समझौते के आधार पर उसका हम डीलिंग कर सकें। साझेदारी समझौते के अंतर्गत किन किन बातों का उल्लेख होता है, साझेदारी संलेख में किन बातों को रखा जाता है। सर्वप्रथम प्रत्येक साझेदारों का नाम, उनका व्यक्तिगत पता और साथ में उनके द्वारा व्यक्तिगत क्या व्यवसाय किया जा रहा है उसका उल्लेख भी होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक संस्था के द्वारा जिस हम व्यापार कर रहे हैं उसका अपना क्या वस्तु होनी चाहिए, व्यवसाय की क्या वस्तु होनी चाहिए, उनके बीच में हमारा सीमा क्षेत्र क्या होना चाहिए, हम किस क्षेत्र में बिजनेस करना चाहेंगे, और हमारे बिजनेस में होने वाले प्रोडक्ट का नेट क्या होना चाहिए, वो वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, किसी अनलीगल बिजनेस को हमको नहीं होना चाहिए। तीसरी बातों का उल्लेख होता है, यहाँ प्रत्येक साझेदारों के द्वारा जो पूंजी लगाई जाएगी उसकी सीमा कितनी होगी और उस पर इनके द्वारा पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा, उसके संबंध में आवश्यक शर्तें। इसी प्रकार प्रत्येक साझेदारों के द्वारा अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए जो राशि आहरित की जाएगी तो उसकी सीमा क्या होगी और उस पर किस दर से ब्याज लिया जाएगा। अगर साझेदार अपना समय अपने व्यापार में दे रहे हैं तो उसके बदले में उनको कितनी सैलरी दी जाएगी, और अगर कमीशन दिया जा रहा है तो कितने % से कमीशन दिया जाएगा, इनसे संबंधित आवश्यक शर्तें, पारिश्रमिक के संबंध में शर्तें।
इसके अतिरिक्त अगर कोई साझेदार फर्म को फाइनेंस करता है अर्थात लोन देता है, ऋण देता है, तो कितनी राशि तक ऋण दे सकता है, उस पर किस दर से ब्याज लिया जाएगा, और भविष्य में अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का हम डिस्ट्रीब्यूशन वितरण किस प्रकार से करेंगे, आदि सभी बातों का उल्लेख किसमें किया जाता है, साझेदारी संलेख में किया जाता है। तो आपको यही बताना है साझेदारी संलेख का अर्थ। तो साझेदारी किसी भी व्यवसाय को पारस्परिक रूप से आपस में संचालित करने के उद्देश्य से किसी भी लीगल वैध व्यापार के लाभ को आपस में बांटने के लिए जो समझौता किया जाता है, उसी समझौते को हम क्या कहते हैं, साझेदारी विलेख कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को समझाइए। तो गुडविल जो होती है व्यापार की, अपना व्यापार का नाम होता है, अपनी एक पहचान होती है, जिसको व्यापार में अमूर्त संपत्ति माना गया है, एसेट्स माना गया है, और जब एसेट्स माना गया है तो उस एसेट्स का मूल्यांकन भी किया जाता है। तो उस एसेट्स का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा, तो पहली विधि होती है औसत लाभ आधार विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। तो इस विधि से ख्याति की गणना करते समय गत कुछ वर्षों के लाभ को आधार माना जाता है, और गत वर्षों के लाभ को आधार मान करके एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, और उसके पश्चात हमको शर्तें दी होती है कि गत आपको क्रय के वर्षों की संख्या से गुणा किया जाता है। तो जितने वर्षों की संख्या से मल्टीप्लाई करने बोलेगा तो औसत लाभ को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारी ख्याति की गणना आ जाती है। दूसरी विधि होती है, इसी में हमारी दो होती है, साधारण औसत लाभ और एक भारित औसत लाभ होती है। दूसरी होती है अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि का तात्पर्य होता है कि हमने अपने व्यापार में पैसा इन्वेस्ट किए हैं और वहां से जो भी हमको लाभ हो रहा है उसकी तुलना हम करते हैं अन्य फर्मों के होने वाले लाभ से। उसी प्रकार के सेम रूप से अगर कोई अन्य व्यवसाय हो रहा है उनको कितना लाभ हो रहा है, या हमने जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं उतना ही पैसा अगर हम मार्केट में पैसा लगाते तो वहां से हमको सामान्य रूप से क्या ब्याज मिलता, तो उसका कंपैरेटिव हम किससे करेंगे, हमारे व्यवसाय के लाभ से करते हैं। उनकी तुलना में हमारे व्यवसाय का लाभ जितना अधिक आता है, अतिरिक्त आता है, उस अतिरिक्त लाभ को ही यहाँ पे क्या कहा जाता है, सुपर प्रॉफिट कहा जाता है, अधिलाभ कहा जाता है, और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, ख्याति की गणना करते हैं। एक होता है पूंजीकरण विधि। ये मान लिया जाता है कि हमको जिस ब्याज दर से हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है, लाभ होना चाहिए, और वर्तमान में जो लाभ हो रहा है उस वर्तमान में होने वाले लाभ के लिए जो अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है, जिसके द्वारा हमको अतिरिक्त लाभ हो रहा है, उस अतिरिक्त पूंजी को ही यहाँ पे पूंजीकरण विधि कहा जाता है। उसके आधार पर हम गणना करते हैं। तीसरा होता है, चौथा होता है वार्षिकी विधि। तो हमको वर्तमान में जो अधिलाभ हो रहा है वो अधिलाभ हमें कितने वर्षों तक होता रहेगा, या भविष्य में कितने वर्षों तक होने की आशा है। जितने वर्षों तक हमको इसी प्रकार का अधिलाभ होने की आशा होती है तो उसके लिए उतने वर्षों का वार्षिकी का वर्तमान मूल्य लिया जाता है, और अधिलाभ को वार्षिकी के वर्तमान मूल्य से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, वार्षिकी विधि से गुडविल निकल जाती है। तो इस तरह से बच्चों आपको दोनों में थ्योरी का आंसर्स आपको देना है। उसके पश्चात हम आते हैं, हमको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा है कि बसंत और विष्णु एक फर्म में साझेदार हैं। बसंत और विष्णु आर पार्टनर्स इन फर्म। 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 25,000 20,000 है। 1 जनवरी 2017 पार्टनर्स कैपिटल रिस्पेक्टिवली 25,000 एंड 20,000। उन्हें पूंजी पर 8% ब्याज दिया जाता है, तो अलाउड टू 8% ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तथा उनके आहरणों पर ब्याज 12% है। इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन 12%। बसंत ने 1 जुलाई 2017 को 10,000 रुपए फर्म को ऋण के रूप में दिया है। बसंत ने हमारे को फर्म को 1 जुलाई 2017 को 10,000 रुपीज का लोन फाइनेंस किया है। विष्णु अपना पूरा समय दे रहा है, उसके लिए उसको 5,000 रुपए वेतन पाने का अधिकारी है। तो विष्णु सैलरी 5,000 रुपीज राइट्स। उनके आहरणों पर ब्याज जो इन्होंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ ड्रॉइंग अमाउंट नहीं दी हुई है, इसलिए उन्होंने हमको क्या दे दिया है,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको ऑलरेडी दे दिया है, तो 600 और 500 क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपयुक्त समायोजन के पूर्व ऑल एडजस्टमेंट बिफोर हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ था, 25,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ था। आपको इससे लाभ हानि नियोजन लेखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है। तो ये किस प्रकार से बनेगा, तो सर्वप्रथम क्रेडिट साइड में हम क्या ले आते हैं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको हम प्रॉफिट भी कहते हैं, नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर आता है, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 25,000 रुपए। उसके पश्चात डेबिट साइड में हम सबसे पहले लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रत्येक साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे बसंत और विष्णु दो पार्टनर हैं, तो बसंत ने यहाँ पे 25,000 रुपए लगाया है और विष्णु ने 20,000 लगाया है। तो इसका कितना परसेंट तय हुआ है, 8% पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तो इसका 8% निकाल लेंगे, दोनों का 8% निकालेंगे, तो 8% निकाल रहे हैं, तो इसका आएगा आपका 8 शून्य 8 पंचे 40, 4 8 दूनी 16 4 20, 2,000 रुपए। इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे, तो 8 दूनी 1,600 रुपए। तो इस तरह से इनका 3,600 रुपए क्या बना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना। दूसरा यहाँ पे 1 जुलाई को 2017 को जो हमारा है बसंत जो है लोन दे रहा है, उस लोन पे उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। और यहाँ पे इनके बीच क्वेश्चंस में आपको किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं दिया है। जब पार्टनरशिप डीड का उल्लेख नहीं होता है तो उस समय दो मेन रूल फॉलो किए जाते हैं। पहला रूल, अगर कोई भी साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसको 6% पर एनम वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। दूसरा, जब भी फर्म को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को पार्टनर आपस में इक्वल बांटेंगे। तो यहाँ पे डीड नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो निकालेंगे, किसने दिया, यहाँ पे बसंत ने दिया है, तो बसंत का निकालेंगे। तो बसंत ने यहाँ लोन दिया है 1 जुलाई को 10,000 रुपए। नियम है हमारा 6% की दर से क्या मिलना है, ब्याज, और जबकि 1 जुलाई को लगाया है, तो 1 जुलाई से को लगाया है, तो जुलाई से गिनेंगे जो अपना, क्योंकि कैलेंडर ईयर अपना रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना हो रहा है, तो 6 माह का निकाला जाएगा। तो ये 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो काटिए, 6 से 2 बार गया, 3 बार गया, तो आपका कितना है 300 रुपीज। कितना निकल के आ रहा है, 300 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है। उसके पश्चात हमको यहाँ पे जो आपका विष्णु जो है अपना पूरा समय व्यापार में दे रहा है, तो उसके बदले में उसको 5,000 रुपए सैलरी पाने का अधिकार है। इसलिए हमारे यहाँ जाएगा सैलरी आएगी, किसकी सैलरी, विष्णु की आएगी। विष्णु की सैलरी आएगी, कितना रुपए दिया जा रहा है इसको, 5,000 रुपए वार्षिक दिया जा रहा है, एनुअली। इसके अलावा इनको प्रत्येक साझेदारों को जो भी ड्रॉ किए हैं उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लग रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हमको बसंत का और विष्णु का निकाल के दे दिया इसने खुद ही, तो ये आपको दे दिया है 600 और 500 रुपीज, 600 और 500, तो दोनों मिला के कितना हुआ, 1,100 रुपए। अब उसके पश्चात हम दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे कि इन्हें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो देखेंगे तो हमारा क्रेडिट साइड में 25,000 है और 1,100 है, तो 26,100 कहाँ टोटल आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। अब डेबिट का टोटल करोगे तो डेबिट में टोटल हमारा आ रहा है 5,000, 3 8,000, 8,900 आ रहा है। तो 26,100 में से 8,900 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 8,900 को माइनस कर रहे हैं, तो 0 0 11 में से तो 9 गया, 2 आया है, 15 में से 8 गया, 7 आया है, और 1 17,200 रुपए का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस वैल्यू आ रहा है 26,100, जो टोटल है 17,100 रुपए हमको क्या आया, प्रॉफिट आया। जो नेट प्रॉफिट होगा
और इस नेट प्रॉफिट को कौन कौन, बसंत और विष्णु बराबर बराबर आपस में बांटेंगे। जब बराबर बराबर बांटेंगे तो दो ओल्ड पार्टनर यहाँ पे पुराने दो साझेदार है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना गया 8 दूनी 16, एक आया 6 बार गया, 2 छक्के 12 और 2 तो कितना आ रहा है 8,600 रुपए का इनको दोनों को क्या आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या बन रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्या करेंगे बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमको पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बताया है कि ऐसा अनुमान है कि एक फर्म भविष्य में 68,000 रुपीज वार्षिक लाभ कमाएगी। तो आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बता रहा है 68,000 रुपीज तथा उसकी विनियोजित पूंजी इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है 3,50,000 रुपीज है। विनियोजित पूंजी पर इन्वेस्टेड कैपिटल पर आपको 12% की दर से क्या मिलने का अनुमान है प्रॉफिट अर्न होने का अनुमान है। साझेदारों को 8,000 रुपए का रेम्युनरेशन देना था वार्षिक अनुमानित है जो नहीं दिया गया है। 2 वर्षों के अधिलाभ के आधार पर क्रय के आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन कीजिए। तो सर्वप्रथम हमको गुडविल का हमारा फार्मूला होता है गुडविल बराबर आपका सुपर प्रॉफिट के आधार पे तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर तो परचेजिंग ईयर हमारा आ रहा है आपका। तो आपको यहाँ पे सुपर प्रॉफिट नहीं मालूम है, आपको परचेजिंग ईयर दे दिया 2 ईयर के इक्विवेलेंट, तो आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट निकालना है सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में दोनों नहीं दिया है तो आपको पहले निकाल लीजिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको बता रहा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में 68,000 रुपीज, जिसमें से बता रहा है कि साझेदारों को 8,000 रुपए का पारिश्रमिक देने का अनुमान है। तो रेम्युनरेशन को माइनस कर दीजिएगा तो आपका आएगा 60,000 रुपीज। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है आपका क्या आ रहा है 60,000 रुपीज आ रहा है। तो ये आपको मिल गया औसत लाभ मिल गया 60,000 रुपए। अब आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा फार्मूला है इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू रेट ऑफ परसेंट अपॉन 100। तो यहाँ पे इन्वेस्टेड कैपिटल कितना कर रहा है ये 3,50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। तो 3,50,000 का मार्केट रेट क्या है 12% है 12/100। तो 2 0 काट दो 12 से इसको इंटू कर दो तो 12 0 0 12 0 0 12 5 60 की 0 6 12 3 36 और 6 42। तो आपका क्या आ रहा है 42,000 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट आया है। 42,000 क्या है नॉर्मल प्रॉफिट आया। अब 60,000 में से 42,000 को हम घटा देंगे तो 18,000 रुपए हमारा आ रहा है सुपर प्रॉफिट आ रहा है। अब 18,000 रुपए सुपर प्रॉफिट आया है। सुपर प्रॉफिट को 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18 दूनी 36 3 0 आ जाएगा 8 दूनी 16 और 2 1 2 1 3 36,000 रुपए। तो इस तरह से आपका सुपर प्रॉफिट के आधार पर गुडविल कितनी की निकल के आ रही है 36,000 रुपए निकल करके आ रही है। तो ये तो था बच्चों आप लोग का असाइनमेंट का गाइडलाइन था। आप इस गाइडलाइन को आधार मान करके आप अपना असाइनमेंट को क्या कर सकते हैं बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे में पूरे अंक मिलने के पूरे चांसेस हो। थ्योरी को भी लिखते समय बाकायदा अंडरलाइन करके लिखिए, कॉलम बना के लिखिए। आप पेंसिल या पेन का एक यूज कर सकते हैं अंडरलाइन करने के लिए और बेहतरीन तरीके से आप अपना अच्छे ढंग से आप क्या कीजिए अपना असाइनमेंट प्रेजेंट कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं और आप लोग मेरे नियमित क्लास में शामिल नहीं हैं तो आप नियमित क्लास में शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए आपको एक ही काम करना है, क्योंकि मेरी निःशुल्क क्लास चल रही है यूट्यूब में, जिसमें आपको
क्या करना है, यूट्यूब में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद वहाँ पे आपको सब्सक्राइबर रेड कलर से मिलेगा, उसको आप पुश कर दीजिए तो आप क्या हो जाएंगे, मेरे सदस्य बन जाएंगे, मेरे क्लास में नियमित शामिल हो जाएंगे। और साथ ही आइकॉन बेल को दबा दीजिए तो आपको आगामी आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलते रहेगी। मैं नेक्स्ट आप लोगों को इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट किस प्रकार से बनाया जाएगा उसका मैं गाइडलाइन आपको करूंगा और बीएसटी का भी। तो आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अधिक से अधिक मित्रों को इसे शेयर कीजिए। तो अंत तक आपने तो इस नमस्कार, अगले वीडियो में पुनः भेंट होगी।